कि 3 आपके पास कंटेनर थे और इनमें तीनों में मास सेम था, है ना, इट में भी है 2 3 जो भी मान लो सेम मास है, बट सबके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। अब हमें नहीं पता वो कितनी है, बट हमें कंडीशन क्या दे दी गई कि इनकी इनिशियल टेम्परेचर 12 15 20 डिग्री है, और फिर एक कंडीशन बोल दी गई कि जब ए को बी के साथ टच कराया गया तो जो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग आया है दैट इज 13, बीसी को कराया गया तो 18, और हमें पूछा गया कि ए और सी को जब टच कराएंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या रहने वाला है। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या कहता है बच्चों, जितना देगा उतना लेगा, तो हीट एक्सचेंज हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ये देने लेने वाली बातें हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें आज के लेक्चर में जितना भी चलेगा ना वो देने लेने पे बिलीव चलेगा कि कितनी हीट देंगे कितनी लेंगे, जो बचेगी उसको भी कहीं ना कहीं हमें देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, दैट्स इट। देखो क्या करना है, हमें नहीं पता इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो लेट्स से इसकी एससी मान लेते हैं, इसको एसबी मान लेते हैं और इसको एससी। लॉ ऑफ मिक्सिंग वही एम एस डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारी स्टेट चेंज नहीं होगी, जब स्टेट चेंज नहीं होगी, केवल टेंपरेचर का वेरिएशन होगा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, क्योंकि आज का जितना भी लेक्चर रहेगा वो सब इसी पे खेलेंगे हम लोग। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब हम लोग ने ए और बी को वो मिक्स कराया तो फाइनल टेंपरेचर 13 आ गया। तो यहाँ पे लगाओ एमए एसए टी फाइनल 13 माइनस 12 1 प्लस एमबी एसबी टी फाइनल 13 माइनस 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो एमबी एम में कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि सबका मास सेम है, ऐसा बोला गया है। तो एसए दिस इज इक्वल टू 2एसबी, तो दैट्स एक्चुअली हो गया ना। ये इक्वेशन बताओ, ये तो समझ में आ गई। अब आ जाओ बी और सी पर, तो बी और सी के लिए लिखो बेटा एमबी एसबी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 3 प्लस एमसी एससी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बोले तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एमसी एमडी कैंसिल आउट, तो एसबी 3 टाइम्स इज इक्वल टू 2एससी। जल्दी बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। बस थर्ड निकाल दो ना, फिर किसको ए और सी को करना है? yes, जल्दी जल्दी पीछे x माइनस नहीं एम एस ए ये टी है x माइनस 12 टी माइनस 12 टी माइनस 12 प्लस प्लस एमसी एमसी एससी टी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एमसी एम में कैंसिल आउट, एससी की वैल्यू नहीं, ये एसए आएगा बाबा, एसए टी माइनस 12 माइनस एससी टी माइनस 20 सॉरी एसए बाय एससी की वैल्यू निकल बाबा, एसए बाय एससी दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस 20 बाय टी माइनस 12। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अगर मुझे एससी एससी की रेशियो पता लग जाए तो मेरा काम हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ भी एससी एससी पता है, यहाँ एससी पता है, यहाँ एससी पता है, यहाँ एसबी पता है, यहाँ भी एसबी पता है, तो क्यों ना यहाँ से एसबी को एलिमिनेट कर दिया जाए। एसबी की वैल्यू निकाल, यहाँ से एसबी की वैल्यू आ गई एसए बाय 2 भाई, देखो ना एसबी की वैल्यू आ गई एसए बाय 2, तो एसए बाय 2 को उठा यहाँ पे रख 3 एसए बाय 2। हाँ, तो ये बन गया 3 into एसए बाय 2 दिस इज इक्वल टू 2एससी। हमें एसए बाय एससी चाहिए, तो एसए को यहाँ रखो, एससी को यहाँ रखो, इज इक्वल टू 4/3 रखो, और सोल्व कौन करेगा? हम। जनरली बच्चा क्या करता है, वैसे भी कोई क्वेश्चन इतना मुश्किल होते नहीं है लॉज ऑफ मिक्सिंग के, आप लोगों को समझ में भी आ गया, पर बच्चा ना इनकी रेशियोज को जैसे अभी दिया ने गलत कर दिया था, तो एसए बाय एसबी एसए बाय एससी एसबी बाय एससी व्हाटएवर जो भी करना है, तो रेशियोज को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 4/3 की जगह 3/4 आ गया तो पूरा आंसर वेरी करके आप फिर आप देखते फिरोगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस में गलती पकड़ना और मुश्किल होता है, फिर ढूंढते रहो, फिर स्टार्टिंग से करना पड़ता है, टाइम वेस्टिंग है। चलो माइनस में आ रहा है, जो भी आएगा माइनस में कैसे आ जाएगा आपका सही आंसर। अच्छा हाँ, ऊपर मांगो भाई, जैसे ठीक है माइनस है ना। हाँ ठीक है, अब सुनो, अभी एक वर्ड कभी कभी है ना, इसमें एक और चीज सुनाई देता है, जैसे हमने बोला कि ये कंटेनर का है ना, अभी तक के सारे क्वेश्चंस कैसे थे बच्चों, कि एक कंटेनर है, उसमें हमने 2 किलोग्राम का मास डाल दिया, पानी डालो, कोई भी डालो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आपको एक शब्द और मिलेगा देखने को, कि a 2 kilogram of water is poured into a container whose water equivalent is 500 ग्राम। क्या एक कंटेनर में 2 किलोग्राम का पानी डाला गया, जिसका खुद कंटेनर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 500 ग्राम है, ठीक है।
फिर वही पूछे जाएंगे इसमें दूसरे टेम्परेचर को, मतलब इन सब क्वेश्चंस में ना वाटर इक्विवेलेंट और ऐड कर देगा वो, कि इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है मान लो 500 ग्राम, मतलब दे भी सकता हूं ना, अभी दे नहीं दिया तो अभी तक हम लोगों ने वाटर इक्विवेलेंट के बारे में बात भी नहीं किया था। अरे बोलो भाई। Yes, sir. अभी मैंने सिंपल बोल देता एक कंटेनर है उसमें 2 किलोग्राम पानी डाल दिया, आपने मान लिया एमए से डेल्टा टी वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप लोगों ने हीट एक्सचेंज निकाल दिया। अब वही कह रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्रिकी और कर देता है कि ऐसे डाल के ना कि कंटेनर है उसमें 2 किलोग्राम पानी डाल दिया गया है, साथ के साथ ये भी लिख देगा कि जो वाटर इक्विवेलेंट है उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट वो 500 ग्राम है। ठीक है, इसमें 2 किलोग्राम पानी तो डाल दिया, लेकिन सर इस 500 ग्राम का क्या करना है, ये 500 ग्राम है क्या चीज, आप इसको समझो। तो ये वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है, सिंपल सी बात है, जब आप हीट दे रहे होते हो तो ऑब्वियसली पानी को या किसी भी लिक्विड को आप लोगों ने या किसी भी सॉलिड को आप डालते तो कहीं ना कहीं किसी कंटेनर में हो, तो सबसे पहले कौन गर्म होता है, कंटेनर। कंटेनर धीरे 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 गर्म होता है, तब जाके वो पानी में धीरे धीरे अपनी हीट को ट्रांसफर करने देता है। अब ये कंटेनर सुन क्या होता है बच्चों, मान लो हमने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर का इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लिया, लेट्स से 10 डिग्री, लेट्स से रूम टेम्परेचर में रखा था, मान लिया 10 डिग्री, क्या दिक्कत होगी, तो इसका इनिशियल 10 डिग्री है बच्चों, आराम से सुनो बिल्कुल तसल्ली से। तो जाहिर बात है हमने यहाँ नीचे बर्नर लगाया हुआ, इसमें हीट देनी स्टार्ट करी, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देते 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 इसका टेम्परेचर हो गया 11 डिग्री, कितना हो गया, तो 10 से 11 आने के लिए हमने कुछ हीट दी ना इसको, कितनी हीट दी चेक कर लेते। तो हीट का तो फॉर्मूला एक ही है सर, मास ऑफ कंटेनर, मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी 1 डिग्री। अब मान लो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक आने के लिए मैंने इसको 10 कैलोरी की एनर्जी दे दी, हीट दे दी 10 कैलोरी, तो वो क्या कह रहा है कि इस 10 कैलोरी से मैं कितना पानी, कितने पानी का मास, कितने पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता था, वो बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। नहीं आया समझ, दोबारा सुनो, कंटेनर था इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री था, उसको 1 डिग्री का मतलब हीट दी हम लोगों ने, हीट देते देते उसका टेम्परेचर कहां से कहां कर दिया 11 डिग्री, तो कुछ तो हीट दी ना बच्चों, वो हीट इतनी दी। अब इस हीट का यूज करके मैं कितने अमाउंट पानी के अमाउंट का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री तक राइज कर पाऊं, कितने पानी के मास को मैं उसके टेम्परेचर, मुझे नहीं पता एक्स पानी का अमाउंट है, वो एक्स 1 लीटर भी हो सकता है, वो 200 लीटर मतलब 200 ग्राम भी हो सकता है, वो 500 ग्राम भी हो सकता है, तो इतनी हीट से मैं कितने पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा पाऊं, उसको बोला जाता है इसका वाटर इक्विवेलेंट। नहीं आया समझ में, हम कंटेनर को जो हीट दी है उस हीट को अलग कर लो, उस हीट को पानी को गर्म करने में लग जाओ, उतनी हीट से कितने पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा पाए, जो जितने पानी का टेम्परेचर आप बढ़ा पाएंगे ना उस पानी को, चाहे वो 10 ग्राम हो, चाहे वो 100 ग्राम हो, चाहे वो 1 किलो, उस 1 किलो को 100 ग्राम को 10 ग्राम को बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंटेनर। कि अगर ये कंटेनर ना होता तो मैं 500 ग्राम और पानी डाल देता तो दोनों का इफेक्ट सेम आ रहा था। मान लो इसका वाटर इक्विवेलेंट 500 ग्राम है, 500 ग्राम का मतलब समझ कि खाली अगर कंटेनर के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए मुझे 10 कैलोरी का यूज करना हुआ, 10 कैलोरी का यूज, तो क्या उतनी ही 10 कैलोरी से 500 ग्राम पानी का भी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा? हाँ, ये बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोला जाता है? वाटर इक्विवेलेंट। अब क्या बोला गया देख कि ये कंटेनर की हीट चाहिए थी हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और इतनी ही हीट को मैं किससे, वाटर का मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 डिग्री, उतनी हीट को मैं वाटर को दे दिया। तो यहां से वाटर का मास निकाल लो, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दिस इज इक्वल टू mc इनटू sc। तो यहां से मास ऑफ वाटर कितना आ गया बच्चों? mc sc बाय sw। इसको बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। कुल मिला के बात क्या समझ गए वो समझो कि अगर कभी न्यूमेरिकल्स में आपको वाटर इक्विवेलेंट आ जाए तो आपको वो पानी 2 ना मान के ना 2.5 किलो मानना है। अभी के क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट तो हम मान के चले कि उन्होंने अपने आप ही काउंट कर लिया होगा, बट किसी क्वेश्चन में वो ना काउंट करे और आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए
कि कंटेनर ए का जो वाटर इक्विवेलेंट है 250 500 ग्राम है, बी का आपके पास 250 ग्राम है, सी का आपके पास 100 ग्राम है, इसमें 1 किलो पानी डाला गया, इसमें 3 किलो पानी डाला गया, तो फाइनल पानी कितना होगा जब ये एम में ऐसे डेल्टा टी लगाओगे तो इसमें 2.5 किलोग्राम मान के चलोगे, इसमें 1.25 किलोग्राम मान के चलोगे, इसमें 3.10 किलोग्राम मान के चलोगे। जो वाटर इक्विवेलेंट है उसको आप ऐड ऑन कर दोगे। अब आपका मास 2 किलो ना होगी कितना हो जाएगा 2.5, 1 ना होगी कितना हो जाएगा 1250, 3 ना होगी कितना हो जाएगा 3100 ग्राम। ये 2 बात समझ में आ गई? ये जो इसमें पानी, ये 2 किलोग्राम तो इसमें पानी डाला गया था, हाँ। बस जिस कंटेनर में डाला गया उसका खुद का वाटर इक्विवेलेंट कितना है? अच्छा। 500। बात समझ में आ गई? 500 समझ में आ गई? 500 क्या है? ये वो पानी का भार है, जितना टेम्परेचर इस 500 ग्राम को, जितनी हीट इस 500 ग्राम के पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए, उतना ही इस कंटेनर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है हमें। दैट्स इट। बात समझ में आई? पक्की बात? आप सुनो, न्यूमेरिकल में समझ में आ गई कि वाटर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो जो ये वाला फॉर्मूला हीट का ms डेल्टा टी। अब इसमें क्या होगा, जो पानी होगा प्लस उसका वाटर इक्विवेलेंट होगा। दे रखा होगा तो काउंट कर लेंगे, नहीं दे रखा होगा तो हम ये मान के चलेंगे कि उन्होंने ऑलरेडी मान चुके हैं। बात समझ में? एक यहाँ पर छोटी सी टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? हाँ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये रहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक होता है हीट कैपेसिटी। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, नहीं, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी मास 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाने के लिए जितनी भी हमें हीट चाहिए, दैट इज हीट कैपेसिटी। अब परेशान मत हो, हीट कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? ms डेल्टा टी। जो ये आपका m into s का प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, यही हीट कैपेसिटी होती है। तो हीट कैपेसिटी को कई किताबों में छोटे c से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो दिस इज इक्वल टू q by डेल्टा टी। जल्दी बोलो हीट कैपेसिटी की यूनिट। भाई मास की होगी ग्राम, स्पेसिफिक हीट की कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और जूल में जूल पर डिग्री सेल्सियस। नहीं आया समझ कि क्या है इसका? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट क्या था? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ms ही आपके पास हीट कैपेसिटी होती है। बात समझ में आ गई? जिसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई बच्चों? लेटेंट हीट नॉर्मली अगर हम बात करें तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट और यू कैन से फेज ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी फेज चेंज हो रहा होगा तब हम लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे। यानी हीट का दो फॉर्मूले आ गए। एक हीट का फॉर्मूला ये आ गया L into M, एक हीट का फॉर्मूला अभी अभी देखा है M into S into डेल्टा T। डेफिनेशन पे दोबारा ध्यान दें। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट और फेज ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डेल्टा टी ये क्या 0 चीज हुआ है ना? ये क्या चीज हुआ? देखो एक बार रियलिटी में हमारा फेज चेंज कब होता है बाबू, पता है? हाँ, बोलो। जब स्टेट चेंज सॉलिड से लिक्विड, हाँ, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर। वेपर की स्पेलिंग क्या होती है? VAPOUR, VAPOUR। हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात समझना। सॉलिड, लिक्विड और वेपर में अगर मुझे यहां से यहां आना है तो हीट देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? देनी। ध्यान रखना, हीट गिवन, हीट गिवन। बेटा इस चीज को ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होगी। यहां से यहां आना तो देनी पड़ेगी। अच्छा, यानी यहां से यहां तक जाने में हीट देनी पड़ेगी, है ना? हाँ, परफेक्ट।
हीट गिवन, उल्टा कर, हीट टू बी अब्सॉर्ब यहाँ से वेपर से लिक्विड बनाया है तो लेनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी, हो यानी हीट लेनी पड़ेगी, हाँ। और यहाँ से यहाँ आ रहा है तो पड़ेगी लेनी। ये बता फ्रिज क्या काम करता है? ठंडा करता है, हाँ, तो हीट निकालता है या देता है? निकालता है। निकालता। अरे भाई ये क्या बड़ी बात बताई, हमें भी पता था ये तो बहुत बड़ी। ये समझना, ये देने लेने का प्रोसेस चलाएंगे अभी, कब देना होगा और कब लेना होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो हीट गिवन और हीट टेकन। अब देख, यहाँ से यहाँ तक जो हीट देनी पड़ती है सॉलिड से लिक्विड तक चेंज आने में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ से यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत बढ़िया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं LFC और इसको रिप्रेजेंट करते हैं LFC, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। ठीक है बाबा, ये बोला गया। अच्छा, एक चीज और बताऊं सर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है ना? ये कैसी विचित्र बात होगी सर, हीट दे भी रहे हो, टेम्परेचर बढ़ भी नहीं रहा, ये तो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। वैसे आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी कर सकते हो। आई टेल यू कैसे। एक बॉल में ना आइस वगैरह रख लेना, ठीक, और अपना आजकल सबके घर में थर्मोमीटर है, कोशिश करना वो जो मर्करी वाला थर्मोमीटर मिले, ये डिजिटल वाले तो एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं। जो मर्करी वाला थर्मोमीटर है ना, वो क्या होता है, वो टेम्परेचर को सेंस करता है और मर्करी का जो लेवल होता है वो उसी के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। तो नॉर्मली क्या करना, बॉल लेना, बर्फ से जमी हुई, और उसमें मर्करी डाल देना, मतलब थर्मोमीटर डाल देना, तो यू विल रियलाइज कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो इंडिकेट करेगा आपको। छोड़ देना उसको, धीरे 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 आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट ले है ना, तो धीरे 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 पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब जब देखो कुछ समय के बाद तो ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बट जब वो आइस से लिक्विड में ट्रांजिशन कर रहा है उस समय देखना पानी बनता भी जा रहा है, बट स्टिल इसके टेम्परेचर में कोई वेरिएशन। अब ये क्या होता है, टेल यू, टेम्परेचर किसका मेजरमेंट है? याद कर, पहले लेक्चर में बोला था टेम्परेचर इज द मेजरमेंट एवरेज एनर्जी। नहीं, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सोच के देख, लिक्विड सॉलिड और गैस में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई? लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास है, सॉलिड में मतलब लिक्विड में मतलब सॉलिड में बहुत पास, लिक्विड में थोड़े से दूर, और गैस में तो बहुत दूर है। अब सोच, हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स बढ़ने वाली है, एनर्जी पर। लेकिन देख, मान लो सॉलिड के बारे में बात करें, तो हमने बोला कि यहाँ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स बढ़ती चली जाएगी। बट जब ये दो मॉलिक्यूल जो आपस में ना बाबू, आपस में ये दोनों टूटते नहीं है। लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई, हिडन हीट। अभी जो हम लोग स्पेसिफिक हीट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर का वेरिएशन कर रहे थे, बेसिकली काइनेटिक मतलब एनर्जी पर मॉलिक्यूल चेंज कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये भाई खुद सोच के देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये पार्टिकल्स पास थे, जो ये मॉलिक्यूल्स पास थे, ये मॉलिक्यूल्स यानी जो इनका बॉन्ड है, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अरे नहीं आया समझ में भाई, बॉन्ड टूटेगा तो ही तो ये दूर जाएगी, तो ही तो ये या तो लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा। जायज बात है। अगर ये पास के पास रहे, दो मॉलिक्यूल से ये ऐसे के ऐसे रहे, तो ये तो सॉलिड ही है भाई। तो हमें इनके बीच का जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। बात समझ में? तो जो एनर्जी इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जाएगी वो टेम्परेचर में चेंज नहीं आया समझ में? पक्की बात है। टेम्परेचर क्या है? एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ऐसे याद कर, जब तक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर एवरेज एनर्जी चेंज हो गई मॉलिक्यूल्स की तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, और जो एनर्जी इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए यूज की जाएगी उससे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो वो मॉलिक्यूल दूर हो गए, तो वो क्या है, फेज चेंज हो गया, ट्रांजिशन हो रहा है, और सॉलिड से लिक्विड से गैस की तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? पक्की बात। तो देखो डेफिनेशन क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of a given mass of a substance at constant temperature। जो हमें हीट चाहिए, that is known as your latent heat।
यहाँ से यहाँ हो रहा हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ Vaporization। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हीट देनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हीट देनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हीट लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? पक्की बात। अब सुन, एक वेपराइजेशन होता है, एक इवेपोरेशन होता है। क्या फर्क होता है दोनों में? एक वेपराइजेशन होता है, इवेपोरेशन होता है ना, और वेपराइजेशन खुद हाँ सरफेस फिनोमिना। और एक बल्ब हाँ थोड़ा और बताओ। कपड़े धो के सुखा देते हो, तो उनको स्प्रेड इवेपोरेशन। पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन फिर भी हमारे जो सर्दियों मतलब गर्मियों में नाले वगैरह या तालाब वगैरह सूख जाते हैं बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। थोड़ा बहुत बताओ इसके बारे में, इससे क्या होता है। बेसिकली जो ये आपने बोला इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि 100 डिग्री पर तो वो वेपर की फॉर्म में आते सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ जाते हैं। बट उससे पहले क्या होता है कि जो सरफेस वाला पानी होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो जंप करते रहते हैं। इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर भले ही कम एनर्जी होती है उनके पास, तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना वो तो शूट कर जाते हैं, वो तो एकदम शूट मार जाते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी होती है ना बच्चों, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एक है ना अपना खुद का यहाँ पे वेपर प्रेशर बना लेते हैं। ये वेपर प्रेशर, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो उछलते रहते हैं, तो ये एक वेपर प्रेशर है, लेट्स से Vp, या इसको नाम दे दो PV। और जो कि हवा में है तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा 180, ठीक है। लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, लोअर टेम्परेचर पे जो ये PATM होता है ना सर, ये बहुत बड़ा होता है एटमॉस्फेरिक, मतलब जो वेपर प्रेशर होता है इससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने की कोशिश में रहते हैं ना वो उसको जाने, बट फिर भी इनमें से एक आधा मॉलिक्यूल निकल जाता है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बट जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना बच्चों, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो ये वेपर प्रेशर आता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, तो फिर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स शूट कर जाते हैं। बात समझ में? उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, यानी यू कैन से 100% ऑफ इवेपोरेशन इज वेपराइजेशन। बात समझ में आएगी? थोड़ी बेसिक सी पक्की बात। ये सब चीजें होती है। बोल समझ में आया? फेज चेंज समझ में आ गया? अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change 1 gram of solid to 1 gram of liquid at constant freezing temperature, at constant। और इस केस में पानी के केस में फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। कितना है? ध्यान रखना है क्या चीज है, टेम्परेचर चेंज यानी 0 डिग्री। अब ये क्वेश्चन देखना, यहाँ से बहुत, यहाँ 0 डिग्री पर ही आइस है और हमें इतनी एनर्जी देनी है, इतनी एनर्जी देनी है कि उसके बॉन्ड्स टूट जाए। तो बेसिकली वो 0 डिग्री पर ही क्या बन जाए? वाटर। 0 डिग्री पर ही क्या बन जाए? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ गिवन मास एट कांस्टेंट। नहीं आया समझ? टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ सर। टेम्परेचर का चेंज हो जाएगा तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगी। तो हमें उसी टेम्परेचर पे 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है। उधर देखो बॉयल कब होता है? 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री पर जो वाटर होगा बाबा, कितनी हीट दूं ये 100 डिग्री पर ही वेपर बन जाए। नहीं आया? इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों से रिप्रेजेंट कर लो भले, इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ। नहीं आया समझ में? ये पानी के लिए ये होता है 80। अब इसकी लेटेंट हीट की डेफिनेशन वो देखो, कैलोरी पर ग्राम। ऐसे मत देखो भाई, तो 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये करीबन करीबन मेरे ख्याल से 540 539 होता है आई गेस है। तो दिस इज LFLV 539 कैलोरी पर ग्राम, या अप्रोक्सीमेटली कितना मान लो 540 कैलोरी पर ग्राम। बात समझ में आया? ध्यान रखना ये बहुत अच्छा चीज होती है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि देखो आइस है, अब 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है
कि -15 डिग्री पर वो मेल्ट हो जाएगा। उसके नीचे नीचे कितने पे भी चले जाओ आइस आएगा। तो बोला गया 15 डिग्री -15 डिग्री पर 100 ग्राम आइस है मेरे पास, -15 डिग्री पर 100 ग्राम आइस है मेरे पास। इसको कितनी हीट सप्लाई करूं, कितनी हीट सप्लाई करूं कि ये वेपर बन जाए। बोलो क्या करना पड़ेगा? -15 डिग्री सेल्सियस आइस है बाबा, तो पहले इसको कहां पर लेके आओ? फ्रीजिंग पॉइंट पर 0 डिग्री। ध्यान से देख, -15 से 0 डिग्री आने में क्या टेम्परेचर का चेंज आया? टेम्परेचर का चेंज आया तो कौन सा फॉर्मूला? ms डेल्टा T। आइस की स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी होगी। आइस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है? 1/2 ग्राम पर हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसी को आप लोग वेपर की भी मान लो, जब जरूरत पड़ेगी तो इसी को वेपर की भी वो मान लो आप। और वाटर की बोलो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखो ध्यान से, -15 डिग्री सेल्सियस से कहां पर आओ? 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी आइस है बाबा, ये भी आइस है। देखो स्टेट चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो यहाँ से यहाँ हीट देनी पड़ेगी। बोल कितना टेम्परेचर, कितना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? MS ms डेल्टा डेल्टा T। T। क्यों लगा? क्योंकि टेम्परेचर का Variation वेरिएशन आया। आया। अब इसको क्या करो? 0 डिग्री पर ही, हाँ। 0 डिग्री पर ही किसमें कन्वर्ट करो? वाटर। तो 0 डिग्री आइस से लेके 0 डिग्री वाटर। वाटर। बोल फेज चेंज। फेज चेंज हुआ है। लेकिन टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सी हीट? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला देखिए, Q Q L into M। L की वैल्यू ये दे रखी है। यस सर। तो यहाँ पे जो हीट का फॉर्मूला लगेगा वो L into M लगेगा। नहीं आया? अरे बोल भाई, यहाँ से 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री पर लेके आओ, लेकिन कौन सा 100 डिग्री? वाटर। तो देखो वाटर से वाटर, वो भाई वेपर तो यही होना स्टार्ट करेगा ना। हाँ। तो 0 से 100 बोलो 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 MS डेल्टा T। अभी हमें इसमें वो वाटर पे पूछा गया। नहीं नहीं नहीं, 100 डिग्री वेपर पे लेके आना है ना, 100 डिग्री वेपर पे लेके आना है। चलो अब क्या करो, फिर 100 डिग्री पर यहाँ पे क्या करना है? वेपर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला? Q by M। ओ L इक्वल टू L into M। L into M। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, घबरा मत, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। N हमें गिवन होगा। सब कुछ गिवन होगा, सब कुछ। बस आपको तो ये क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ से यहाँ लेके आना है, यहाँ से 120 डिग्री सेल्सियस वेपर तक लेके जाना है, यहाँ से 150 डिग्री वेपर सेल्सियस तक लेके जाना है। व्हाटएवर कुछ भी दे डेटा हमें, वो में डायरेक्ट दे देंगे। मुझे वो चीज समझाओ बस। यहाँ से यहाँ तक आए, स्टेट State change चेंज हुआ। नहीं नहीं हुआ, हुआ, नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा T। यहाँ से यहाँ स्टेट State चेंज change हो गया। L into M। यहाँ से यहाँ स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो याद समझना, पानी के केस में दो ही चीजें स्टैंडर्ड है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। तो हमें हर क्वेश्चन को 0 और 100 तक लेके जाना है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जा रहे तो हमें हीट देनी पड़ रही है। नहीं आया समझ में? आ गया। तो इसको निकालो, सबको ऐड कर दो, आंसर नहीं आया। पक्की बात है? श्योर? चलिए, जय हिंद। जय भारत।